हेलो डियर। हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्टली कौन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कौन की जो थ्योरी है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इनफैक्ट मैं आपको सारी फिगर्स की थ्योरी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी हर एक वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस के थ्रू कुछ नए कंसेप्ट सीखते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। और जो भी नए कंसेप्ट आप सीखते आ रहे हो हर एक वीडियो के माध्यम से, उनको भी अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेना। अगर कोई नया कंसेप्ट सीखते हो, जैसे स्टार्टिंग की बेसिक थ्योरी में मैंने आपको पाइप के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पाइप है क्या, एक सिलेंडर में से दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देना। ठीक है, या फिर रिंग के बेस पर एक प्रिज्म बना देना। तो उसकी एक हिसाब से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो वो क्वेश्चन के थ्रू बेटर रहता है। ठीक है, लेकिन एक बार आपने क्वेश्चन के थ्रू उसे कर लिया तो फिर उसके बाद उसको अपने नोट्स में शामिल कर लो। समझ रहे हो? ऐसे ही कौन के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी। मान लो सेक्टर से कौन बनाना, ये कंसेप्ट आप सीखोगे तो उसको फिर अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लो, एक छोटा सा नोट बनाकर कि भाई एक ये है, कौन के अंदर एक सब कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपने पहले थ्योरी पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो वही रूल है अपना। क्या रूल है कि मैं जब भी क्वेश्चन को सोल्व करूं उससे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और मेरे से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तभी आपका जो ब्रेन है वो ग्रो होएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो, बताओ, ये आंसर करो। ए कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट A conical tent is to accommodate 11 persons such that each person occupies 4 meter square space on the ground. तो 11 बंदों को उस टेंट में हमने जगह देनी है, इस हिसाब से एक टेंट जो है वो बनाना है। और ग्राउंड के ऊपर वो 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया, मुझे बताओ। कौन जो है वो कैसे बनता है, कौन का जो ग्राउंड है वो कैसा बनता है, ऐसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है। तो उसने ये बता दी कि भैया 11 बंदे खड़े होंगे और हर एक बंदा 4 मीटर स्क्वायर की जगह लेगा, यहाँ पर धरती पर, यहीं धरती पर खड़ा होगा ना। ये तो है नहीं कि मूवी की तरह भाई, पता नहीं एक मूवी थी 1920 थे या कौन सी थी, वो दीवारों पर एक लेडीज चल रही थी, तो बंदे खड़े होंगे तो धरती पर ही बंदे खड़े होंगे। तो 11 बंदे, हर एक बंदा 4 मीटर स्क्वायर की जगह लेगा। तो 44 मीटर स्क्वायर जो है वो बेस का एरिया हो गया, नीचे जो सर्कल है उसका एरिया। ठीक है, एंड हैज़ 220 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ। तो ईच पर्सन, हर एक बंदे के हक में 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस तो धरती पर आना चाहिए, और 220 मीटर क्यूब ऑफ द एयर, यानी कि हवा में जो स्पेस है वो 220 मीटर क्यूब आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्या था, दिस वाज एरिया ऑफ बेस। उसने बेस का एरिया बता दिया था कि भैया बेस का एरिया इतना होना चाहिए। अब की बार उसने बता दिया कि भैया वॉल्यूम जो है वो इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 11 इंटू 220। 11 बंदे हैं, हर एक के हिस्से में जो है वो 220 आया है। ठीक है, ऊपर क्या था, 11 इंटू 4। तो एक बार मुझे बताओ वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जी हाँ, और ऊपर क्या गिवन है, ऊपर गिवन है एरिया ऑफ द बेस, और हमसे पूछी क्या है, हमसे पूछे है जी हाइट ऑफ द कोन। ईजिली हम बता देंगे, इसके लिए कोई रेडियस वगैरह निकालने की जरूरत थोड़ी है। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ये है, एरिया ऑफ द बेस ये है। अगर मैं इसको एरिया ऑफ द बेस से डिवाइड करूंगा तो हाइट आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसको उससे डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे और यहाँ पर आंसर फिर क्या दे देंगे, 110 का आधा 55 है। थोड़ी सी आम गलती है। एक्चुअल में कौन का वॉल्यूम क्या होता है, हो सकता है आपने मुझे पॉइंट आउट किया हो और हो सकता है आपने ना किया हो। कौन क्या है, कौन एक पॉइंटेड फिगर है। क्लियर है, कौन क्या है, एक पॉइंटेड फिगर है, एक पिरामिड है। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। ये नहीं है कि ये कॉमन मिस्टेक नॉलेज के कारण होती है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है क्लास के अंदर। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, खासकर चलो कौन के अंदर हो सकता है ना हो, क्योंकि कौन, सिलेंडर, ये ऐसी फिगर्स हैं जो कि बार बार हम करते रहते हैं। लेकिन जब एग्जामिनर, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भी एग्जामिनर अपने क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज करेगा ना, ए प्रिज्म विद रेक्टेंगुलर बेस, ए पिरामिड विद रेक्टेंगुलर बेस, तो इनके अंदर क्या है, ये जो पिरामिड वर्ड है, कई बार यहाँ पर 1/3 लगाना भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन मैं भी एक आधे क्वेश्चन में भूल जाता हूँ।
ठीक है, हालांकि मैं काफ़ी कॉन्शियस रहता हूँ। तो जब भी ये वर्ड होंगे, ए प्रिज्म विद दिस बेस, ए पिरामिड विद दिस बेस, ये नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है हम इसलिए भूल जाते हैं, वो थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में। तो थोड़े से कॉन्शियस रहा करो, जिस भी फिगर के बारे में करो थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर उसका फॉर्मूला रिवाइज करना है, ऐसे अनकॉन्शियस होकर। ठीक है, तो कौन का फॉर्मूला क्या है? कौन का फॉर्मूला है जी 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है? 11 इंटू 4 इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 220 इंटू 11। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। 11 से 11 गया, 4 से कितने पर जाएगा जी? 4 से जाएगा जी 55 पर। ये 3 जो है उधर ऊपर जाएगा, तो हाइट हो जाएगी, अगर ये 55 है तो 165 हो जाएगी। ठीक है, 165, दैट इज ऑप्शन सी। डन, आगे बढ़े। ये बताइए भाई साहब, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। अपने पास एक सिलेंडर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। ठीक है, चलो उसकी मेजरमेंट्स क्या है, फर्क नहीं पड़ता, हम एक बार आइडिया देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन के अंदर है क्या। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 7। अच्छा, आइसक्रीम को कोन में भरना है, ठीक है, डायमेंशंस को छोड़ दो। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, यानी कि आइसक्रीम को कोन में भरना है और कोन के ऊपर आइसक्रीम से ऐसे एक शेप भी बनानी है, कैसी? हेमिस्फेरिकल शेप। आपको जो सॉफ्टी मिलती है, जो आइसक्रीम मिलती है, कुछ ऐसे ही मिलती है, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, द नंबर ऑफ सच कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज, तो बहुत ही सिंपल हो गया। यानी कि हमने बताना क्या है, हमने ये बताना है कि अपने पास एक सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम भरी है, तो सिलेंडर के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी? जितना उसका वॉल्यूम होएगा। तो इस आइसक्रीम से हमने ऐसे कुछ कोन्स भरने हैं और हमने बताना है कि कितने ऐसे कोन्स आएंगे, ऐसे ऐसी कितनी आइसक्रीम्स यहाँ पर बनेंगी, यानी कि इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि इस वाले वॉल्यूम के अंदर ये वाली वॉल्यूम कितनी बार आएंगे। बहुत ही सिंपल बात है ना? तो करो एक बार, जस्ट आपके वार्म अप के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इजीली आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अब मैं भी कर लेता हूँ। तो ऊपर भी एक गोल गोल आकृति है, यानी कि सिलेंडर है, यानी कि यहाँ पर भी पाई इन्वॉल्व होएगा बिकॉज सर्कुलर बेस के ऊपर है। यहाँ पर भी कौन है, इसके अंदर भी पाई आता है वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में भी पाई आएगा, तो पाई को तो हम नहीं लेंगे, ऊपर वाली पाई से नीचे वाली पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस कितना है भाई? डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस होएगा, पाई मैंने लिया नहीं, 21/2 पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है भाई? हाइट है जी 38। ये अब नीचे वालों का वॉल्यूम मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा? हेमिस्फीयर का इसका वॉल्यूम होएगा 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसका और इसका जो वो है रेडियस, वो तो सेम है, जी हाँ, और दोनों के अंदर आर स्क्वायर आएगा। भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एटलीस्ट आर स्क्वायर तो दोनों में है, पाई हम ऑलरेडी कैंसिल करा चुके हैं, तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। दोनों का रेडियस कितना है? द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर जो है वो 7 है, तो रेडियस 7/2 है। तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया ऑलरेडी, रेडियस 7/2 होएगा। अब मैं इसका वॉल्यूम लिख रहा हूँ 2/3 पाई मैं कॉमन ले चुका हूँ, आर क्यूब होता है, आर स्क्वायर मैं बाहर ले चुका हूँ। ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा बचाने के लिए चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अंदर 1/3 पाई जो कि हम काट चुके हैं, आर स्क्वायर जो कि मैं बाहर कॉमन ले चुका हूँ, इंटू एच। एच कितना है जी? एच है जी 12। ठीक है, तो इसको एक बार सोल्व करो जनाब। 2 से 2 गया, 3 से ये 4 पर गया, ये 7/3 आ गया, तो 3 चौके 12, 12 और 7 19, 19/3। तो यहाँ पर 19/3 है, इसको काट दो, ये फालतू में लिखा था। तो चलिए अब इस चीज़ को अब हम इन दोनों के वॉल्यूम का सम यही से डिवाइड कर देते हैं। तो 7/2 इंटू 7/2, और हमने कोशिश करनी है कि एग्जाम के अंदर हम कम से कम स्टेप में ये काम कर पाए। ठीक है, यहाँ पर क्या था? 19/3, तो 19/3 एंड दैट्स ऑल। खत्म करो इसकी कहानी। 2 7 से ये 7 21, 7 21 ऐसे जाएगा, और भाई 19 दूनी 38, ये रहा 38, 1 2 जो है 1 2 से कट गया, 3 दूनी 6 और 9 9 6 54, टोटल कुल मिलाकर 54 कुल्फी बन पाएंगी। दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, वार्म अप हो गया दिमाग। एक्चुअल में आया है ये क्वेश्चन,
जो मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं वार्म अप के लिए जो लिए हैं वो भी एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लिए हैं। ये CGL 2016 टीयर 2 में आया है, ठीक है। ये बताइए जी, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विद एग्जैक्ट फिटिंग राइट सर्कुलर कोन प्लेस्ड ऑन द टॉप, ठीक है। एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसके ऊपर एक एग्जैक्ट फिटिंग कोन है। द हाइट ऑफ द कोन इज h इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम्स ब्ला ब्ला ब्ला। प्ले करते हैं, कोशिश करो, इजी है। तो एक सॉलिड ऐसा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, कुछ इस टाइप से वो सॉलिड है, ठीक है जी। द हाइट ऑफ द कोन इज h, जो कोन की हाइट है दैट इज h। इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो पूरे सॉलिड का यानी कि पूरी शेप का जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम से 3 गुना है। यानी कि अगर मैं कोन के वॉल्यूम को 1 यूनिट बताऊंगा तो इस पूरी शेप का वॉल्यूम 3 यूनिट है, तो 3 में से 1 यूनिट गए, सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम 2 यूनिट है। यानी कि मामला क्या है, मामला ये है कि सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से डबल है। एग्जैक्टली यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, बिकॉज रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का r है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। कोन का ये वॉल्यूम है, इससे डबल है सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसको मैंने डबल किया और मैं इक्वेट कर दूंगा सिलेंडर के वॉल्यूम से, पाई r², और सिलेंडर की हाइट मैंने निकालनी है, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, तो बताइए जी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। पाई से पाई गया, r² से गया r², ठीक है। x इज इक्वल टू 2/3h, एक स्टेप के अंदर आंसर आ रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा मार्क कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, ये भी 2012 टीयर 2 का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, बताइए जी। फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड, ओके। If the volume of the remaining portion is this much, then the height of the removed cone। तो इन्होंने किया क्या है, एक सिलेंडर में से एक कोन काट कर निकाल लिया। कोन का रेडियस तो इन्होंने बता दिया कि भैया इसके बेस से ही निकाला है और उतना ही चौड़ा हमने निकाला है, हाइट नहीं बताई, तो हाइट मुझे पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। कोन काट के निकाल लिया, ठीक है जी। और ये जो सिलेंडर था इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस 10 था, तो इस कोन का रेडियस भी 10 हो जाएगा, जी हाँ। और सिलेंडर की जो हाइट थी वो कितनी थी, सिलेंडर की हाइट थी जी 21, जी हाँ। कोन की हाइट हमने बतानी है, सिलेंडर का रेडियस पता लग गया, सिलेंडर की हाइट बता दी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता लग जाएगा, जी हाँ पता लग जाएगा। और उसने क्या बताया है, उसने ये बताया है जब कोन को काट कर निकाल लिया गया तो जो बची खुची चीज़ है उसका वॉल्यूम ये है। तो भैया हमें पूरे का वॉल्यूम पता है, कोन को काट कर निकालने के बाद जो बची खुची चीज़ है उसका वॉल्यूम पता है, तो पूरे के वॉल्यूम में से ये जो बची खुची चीज़ है इसका वॉल्यूम घटाएंगे तो कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पता है, कोन को काटने के बाद जो सॉलिड बचा था उसका ही पता है, इन्होंने बता रखा है, तो टोटल में से उसका घटाएंगे तो कौन का आ जाएगा, जी हाँ कौन का आ जाएगा। अगर कौन का वॉल्यूम पता है, रेडियस पता है, तो हाइट तो पता ही लग जाएगी, फॉर्मूले के साथ इक्वेट करेंगे, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। तो करें एक बार, देन द हाइट ऑफ द तो सबसे पहले में ये स्टोरी समझनी जरूरी है। एग्जाम में कई बार स्टूडेंट करते क्या है, सीधी इन्फॉर्मेशन देखी सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एक बार थोड़ी सी स्टोरी समझ लो मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन में, क्योंकि मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे, आपके दिमाग को थोड़ा जाम करेंगे, टेंशन मत लो, एक बार क्वेश्चन दिखा के फिर उसको बाद में खोल देंगे। तो ये करें, तो सबसे पहले मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम होएगा जी पाई, इन्होंने पाई में नहीं दे रखा तो 22/7 करना पड़ेगा। कई बार ये पाई में दे देते हैं तो ध्यान रखा करो कि पाई को पाई ही रहने दें, ठीक है। पाई r² इंटू h, ठीक है जी। 7 × 21, 22 × 66, 66 के आगे 2 0, उसमें से मैं 4400 घटा दूंगा, ठीक है। तो बच जाएगा जी कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम कितना आ गया है जी 2200, ये कौन का वॉल्यूम है, और कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, रेडियस कितना है 10, r² इंटू h, एंड सिंपली पता लग जाएगा आपको कौन की हाइट,
22 के आगे 2 जीरो इधर हैं, 22 के आगे 2 जीरो इधर हैं, ये गया 7 ये 21, तो 21 इधर जी, ऐसा हुआ है क्या? मतलब इन्होंने कोण की हाइट यहीं तक निकाल ली है, तो काटे गए शंकु की ऊंचाई 21। अच्छा, इन्होंने आधी नहीं काटी, इन्होंने पूरी ही काटी थी। 21 पूरी ऊंचाई है, 21 इन्होंने पूरी काट दी, लेकिन इन्होंने हमें बताई नहीं थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं जी। ये बताओ भाई, ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, ठीक है। इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन रेशियो दिस, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड हाइट। तो एक कोन है और एक सिलेंडर है। डायग्राम बनाने ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको, ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए जस्ट विजुलाइज कर लें। टीचर का काम है कोई भी गुंजाइश ना छोड़ना। तो एक सिलेंडर है और एक कोन है, इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसिस, उनके बेस के रेडियाई इक्वल हैं, एंड इक्वल हाइट्स, इनकी हाइट भी इक्वल हैं, ठीक है। रेडियस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। इफ़ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन दिस रेशियो, तो सबसे पहले एग्जाम में हम क्या करेंगे, इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का वो रेशियो, तो मैं लिखना स्टार्ट करूंगा 2πRh सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, πRL कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो πR से πR गया, 2 से वो 4 पर गया, यानी कि अगर हाइट 4 यूनिट है तो जो स्लांट हाइट है कोन की वो 5 है, ठीक है। यानी कि हाइट तो दोनों की 4 यूनिट हो गई, बिकॉज दोनों की हाइट सेम है। तो कोन की हाइट अगर 4 यूनिट है तो जो स्लांट हाइट है वो 5 यूनिट हो गई। तो फिर रेडियस कितना आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये हो जाएगा जी रेडियस, ठीक है, 3 4 5। तो इन्होंने पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड हाइट इज, उनके रेडियस और उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, 3:4, एंड दैट्स इट। ऑप्शन डी। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ें, मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ आप, मेरे को हिलने में प्रॉब्लम हो रही, वीडियो में मैं दिख रहा हूँ तो, बट कोई नहीं, यहाँ पर हमने डांस तो करना है नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ये बताइए जी, द वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज π/2 एंड द स्लांट हाइट इज √2r सेंटीमीटर। √2 के साथ ये r भी है, ध्यान रखिएगा, ये रहा, इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए था वैसे नॉर्मली। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्टिकल एंगल, ये खड़ा कोण की जगह ऊर्ध्वाधर कोण होएगा शायद, ऊर्ध्वाधर कोण। मैं एग्जैक्टली बता देता हूं कि ये कोण है कहां पर, ठीक है। अगर ये कोण है तो इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ये एंगल जो थीटा है, इस पूरे एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ऊर्ध्वाधर कोण। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं, मान लो मैं इसकी हाइट बना दूं, इसका रेडियस बना दूं, तो यहाँ पर ये जो एंगल होएगा ये क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। अगर पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये थीटा है, तो इसको हम बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण। क्लियर है, एग्जामिनर इस भाषा को कई बार यूज करेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बताइए, अब की बार एग्जामिनर जो आपको बता रहा है उसने ये बताया है कि जो वर्टिकल एंगल है वो 90 डिग्री है, π/2 है। तो यानी कि जो कोण है वो अपना कुछ इस प्रकार से है, ये जो वर्टिकल एंगल है ये 90 डिग्री है, कोण कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे इसकी हाइट को ड्रॉप करूँगा तो क्या होएगा, ये एंगल जो है 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, सिमेट्री के कारण। क्यों बटेगा, बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस उनके अंदर राइट सर्कुलर कोण है, राइट सर्कुलर कोण है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बिंदु है ये एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर है, तो सिमेट्री मेंटेन होगी। अपने सिलेबस में इन कोण के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जैसे टेढ़े टेढ़े कोण हो, जो राइट सर्कुलर ना हो, जिनमें यहाँ पर 90 डिग्री ना बनता हो, ठीक है, इनको ओब्लिक कोण बोलते हैं, तिरछे कोण। क्लियर है, तो ये 45 हो गया और ये 90 होता है, राइट सर्कुलर कोण है, तो यही 45 होएगा। और एग्जामिनर ने हमें क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि स्लांट हाइट √2r है, तो स्लांट हाइट अगर √2r है तो 45 45 90 की ट्रायंगल है, तो 90 के सामने √2r है तो 45 के सामने r होएगा, इस 45 के सामने r होएगा।
तो रेडियस भी आर, हाइट भी आर कोन की। तो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू जो हाइट है वो भी आर है, दैट इज पाई आर क्यूब बाई 3, दैट इज सी, एज सिंपल एज दैट। TDS का 2017 का क्वेश्चन, ठीक है जनाब, एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने सारे एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, TDS की कर लो, SSC की कर लो, किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की कर लो, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की कर लो, एंड कैट के लिए भी ऑफ कोर्स रिलेवेंट है, UPSC के लिए भी रिलेवेंट है, के लिए रिलेवेंट है, आपको पता होना चाहिए और ईजी है। ये बताओ जी, इफ़ S डिनोट्स, एक बार ट्राई करो मेरे बताने से पहले, ईजिली आप इसको कर सकते हो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कौन के अंदर इजी क्वेश्चन हमने यहाँ पर छांटे, इसके बढ़िया बढ़िया डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में आएंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर आप, ठीक है, टेंशन ना लो। इफ S denotes the area of the curved surface area of a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha, तो सेमी वर्टिकल एंगल का जिक्र हुआ है, तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या है भाई, सेमी वर्टिकल एंगल है जी अल्फा। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं O, इसको दे दूं A, इसको दे दूं B, तो एंगल AOB इज सेमी वर्टिकल एंगल। ये एंगल 90 डिग्री का होएगा। और एग्जामिनर ने क्या बताया है, अगर ये अल्फा है, जो हाइट है वो h है, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि x s की वैल्यू क्या है, और s क्या है, s डिनोट्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो हमें r और l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पाई की वैल्यू तो अपने पास है, हमें r और l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r यानी कि AB की वैल्यू और l यानी कि स्लांट हाइट यानी कि AO की वैल्यू इस एंगल के फॉर्म में। तो इसके लिए बिल्कुल इतू सी आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना दूं तो साइन थीटा कोस थीटा आते हैं, या मेरे से ही पढ़ने वाले हो पहली बार स्कूल के बाद, ठीक है। ये अल्फा है और BO जो है ये h है, ठीक है। और ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है, समझ में आ गई। AO स्लांट हाइट है। मैंने बस इस ट्रायंगल को गिरा दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ट्रिग्नोमेट्री हम बाद में करेंगे, इसलिए मैंने इसको गिरा दिया। तो भाई अब देखो यहाँ पर मुझे R निकालना है। R यानी कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर होते हैं इन्वॉल्व, तो ये इन्वॉल्व होते हैं साइन या फिर कोसेक, ठीक है। तो कोई भी एक लगा लो यहाँ पर, कोई भी एक फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइन थीटा ही लगा लेता हूँ, बिकॉज नेचुरली स्टूडेंट पहले साइन लगाएगा है, मैं पहले कोसेक लगा दूंगा, तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये परपेंडिकुलर, ये h की वजह से मैं हाइपोटेन्यूज मान गया, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है, ये h लिखा है इसलिए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पर P/B या तो टेन थीटा यूज होगा या कोट थीटा यूज होगा, तो इनमें से कोई भी एक यूज कर लो, नॉट ए बिग डील, ठीक है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू P/B यानी कि R/H, और हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है भाई साहब R की। तो R की वैल्यू है H tan अल्फा, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई H tan अल्फा। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है स्लांट हाइट की वैल्यू। तो बताओ फिर कैसे निकालोगे, अब ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें H पता है कि भैया हाइट जो है वो h है, और हमें मतलब कि हमें बेस पता है और हमें वो निकालना है हाइपोटेन्यूज 90 के सामने। तो बेस और हाइपोटेन्यूज या तो कोस थीटा के अंदर होते हैं या फिर उसका उल्टा सीकेंड थीटा के अंदर होते हैं, तो उनमें से एक लगा दो, ठीक है, और बस L की वैल्यू निकाल लो। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि H अपॉन L। तो हमें L की वैल्यू निकालनी है, L को इधर लेकर आओ, L इज इक्वल टू कोस अल्फा इधर गया नीचे तो कोस अल्फा रहेगा, फिर ऊपर चला गया तो सीकेंट अल्फा हो जाएगा, तो H इंटू सीकेंट अल्फा। तो L की वैल्यू क्या आ गई जनाब, L की वैल्यू आ गई H सीकेंट अल्फा, एंड दैट्स इट। वो चीज़ आप यहाँ पर पुट करता हूँ,
ठीक है जी। पाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एच टेन अल्फा, ठीक है, एच टेन अल्फा, टेन अल्फा बाद में लिख लूँगा। एल की वैल्यू क्या है, एच सीकेंट अल्फा, तो एच और एच स्क्वायर, एक बार आएगा सीकेंट अल्फा, एक बार आएगा टेन अल्फा, एंड दैट्स इट, ये आपका आंसर होएगा। ठीक है, ऐसा है क्या कहीं पर, पाई एच स्क्वायर सीकेंट अल्फा टेन अल्फा, ये रहा ऑप्शन सी। इजी है, अगला क्वेश्चन करोगे, बताओ फिर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड रेडियस आर which can be molded out of cylinder of radius r and height 2r cot alpha। ये कह क्या रहे हैं, इन्होंने एक सिलेंडर के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है और ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर में से कितने कोन मोल्ड आउट किए जा सकते हैं या फिर कितने कोन जो है बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए एक बात तो आपको क्लियर कट पता हो गई कि सिलेंडर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। इस सिलेंडर के अंदर ऐसे ऐसे कितने कोन हैं, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, पता लग जाएगा कितने हैं। तो इन दोनों की इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लेते हैं, एग्जामिनर ने जो दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है जी, वो अल्फा है, ओके। एंड रेडियस आर, जो रेडियस है वो आर है, विच कैन बी मोल्डेड आउट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, और जो सिलेंडर का रेडियस है वो आर है, ओके। और हाइट जो है वो 2r कोट अल्फा है, जो हाइट है दैट इज 2r कोट अल्फा। तो ठीक है, सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 2r कोट अल्फा। अब नीचे मैं कौन का वॉल्यूम लिखूंगा, कौन का वॉल्यूम क्या है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस है जी आर स्क्वायर इंटू एच। तो सिर्फ मुझे एच निकालनी है, सिर्फ मुझे इसकी हाइट निकालनी है, किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में, ठीक है। और ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताऊंगा, या फिर आप फिर से आप इसको एच मान लो, इसको आप एच मान लो, और इसके अंदर पिछले क्वेश्चन की तरह वो लगा लो ट्रिग्नोमेट्री। आपको एंगल के सामने वाली चीज़ पता है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस निकालना है, तो P बाई बी इजिकल टू टेन अल्फा, ऐसे करके आप निकालोगे। अदरवाइज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कि एंगल के सामने अगर आर है तो एंगल का जो बेस होता है वो आर कोट अल्फा होता है। आगे आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। इन छोटे मोटे कामों के लिए आपको अलग से लगानी नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे, ठीक है। तो हाइट जो है वो आर कोट अल्फा हो जाएगी, तो दैट इज आर कोट अल्फा, और ये आपका आंसर हो जाएगा जी एक स्टेप के अंदर। इसे सॉल्व कर लो, पाई से पाई गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, आर से आर गया, कोट अल्फा से कोट अल्फा गया, 3 दूनी 6, तो टोटल ऐसे 6 कोण बन जाएंगे वैसे सिलेंडर में से। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ें, ये बताइए जी, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था टियर 2 में सीजीएल में। आपका दिल करे उस तरीके से इसे कर सकते हैं, और काफ़ी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा, बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं। इफ एच सी वी आर रिस्पेक्टिवली द हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। चलिए, तो एच क्या है, एच है जी हाइट, सी क्या है, सी है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक बार मैं सी को लिख लेता हूँ, सी है जी 2 पाई आर एच, सॉरी सिलेंडर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है जी कौन की, तो पाई आर एल, ठीक है। और v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। और ये जो l है, l का जिक्र हुआ है, तो स्लांट हाइट क्या होती है, l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कौन के अंदर, क्लियर है। तो चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो 3 पाई, सबसे पहले सबसे बेसिक अप्रोच आप यही लगाओगे ना, इसके बाद इसको फास्ट करने का मेथड भी बताऊंगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप 15 से 20 सेकंड में ढेर कर देंगे, ठीक है। तो और वो अप्रोच कई क्वेश्चंस के ऊपर लगेगी। 3 पाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एच क्यूब, ठीक है जी, माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को मैं लिखना चाहूँगा उस फॉर्म में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आगे है एच स्क्वायर, ओके, प्लस 9 वी स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर। अब हम इसको मिटा देते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी पहले भी,
ठीक है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए जी। 3 से 3 गया, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, 9 से 9 गया। ठीक है जी, तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4। आगे आ गया माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, और एक एच स्क्वायर भी है बाहर ही है, ये एच स्क्वायर भी एच स्क्वायर। फिर अब इस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एच की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर R4 एच स्क्वायर। कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे काट दीजिए। पाई स्क्वायर तो सब में है ही है, आर स्क्वायर एच 4 दिख रहा है कहीं पर, ये रहा आर स्क्वायर एच 4, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। सिमिलरली ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। आंसर इज 0। पहली स्टेप दूसरी स्टेप के अंदर कैंसिल आउट होकर आपका आंसर आ सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करो। ठीक है, डन। अब इसको दूसरे तरीके से बताऊं, उसके अंदर क्या करेंगे, मैं हिंट दे देता हूं आपको कि एक कौन बना लो। ये जो भी चीज़ है दुनिया के हर एक कौन के लिए ट्रू होगी। उसने ये थोड़ी बोला है कि एक इस तरह का कौन है उस तरह का कौन है, उसने बोला है एक राइट सर्कुलर कौन है। कोई भी एक राइट सर्कुलर कौन बना लो, उसकी रेडियस उसकी हाइट उसकी स्लांट हाइट कुछ भी ले लो, अपनी मर्जी से ले लो, और फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दो। और अब अगर आपके पास मर्जी है उनकी वैल्यूज़ को लेने की तो कैसी वैल्यूज़ लोगे, ईजी वैल्यूज़ लोगे मुश्किल वैल्यूज़ लोगे, ईजी वैल्यूज़ लोगे। तो ले लो एक कौन बनाओ। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन है उसको हम ऐसे कर सकते हैं, कौन बनाओ जल्दी। ठीक है, इस कौन की बताओ मैं क्या लूँ, रेडियस हाइट और स्लांट हाइट क्या लूँ बताओ। बताओ क्या लूँ, 3 4 5 ले लूँ, 3 4 5, 3 4 5 की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों वैल्यूज़ को बढ़ा करें। इसको भी मैंने 1 ले लिया, इसको भी 1 ले लिया, ये √2 आ गया। ठीक है, तो रेडियस भी 1 हाइट भी 1 और स्लांट हाइट √2, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का जिक्र होएगा, सी का यूज़ होएगा, तो एक बार वो निकाल लो। तो वो क्या होता है, वो होता है पाई आर यानी कि 1 इंटू एल यानी कि √2 पाई। और यहाँ पर वॉल्यूम का यूज़ होएगा, वॉल्यूम क्या होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू एच। तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पाई/3। तो कितना छोटा छोटा काम हो गया है। अब यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा। ठीक है, तो देखो 3 पाई इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम दैट इज पाई/3। ठीक है, इंटू हाइट का क्यूब, हाइट क्या है 1 का क्यूब क्यों मैं लिखूं, माइनस सी स्क्वायर यानी कि क्या होएगा पाई स्क्वायर इंटू 2 एच स्क्वायर। हाइट कितनी है जी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 9 इंटू वी स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है वो, तो यानी कि पाई स्क्वायर बटे 9। तो जो भी कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करिए। 3 से 3 गया, 9 से 9 गया, यहाँ पर क्या बचा है पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, आगे क्या है प्लस पाई स्क्वायर। तो 2 प्लस का पाई स्क्वायर 2 माइनस का पाई स्क्वायर, आंसर इज 0 एंड दैट्स ऑल। तो जब भी एग्जामिनर कुछ इस तरह की करामात करे कि भाई सो एंड सो एक सिलेंडर है, सो एंड सो एक कोन है, एक ऐसा सफियर है, तो उसकी वैल्यूज़ को सिंपल से सिंपल मानो और फिर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दो। ठीक है, आगे बढ़े, ये बताओ जी। A cardboard sheet in the form of a circular sector of radius 30 centimeter and central angle 144 is folded to make a cone. What is the radius of the cone? तो 30 इंटू 144 और पूरा एंगल कितना होता है एक पॉइंट के चारों तरफ 360। तो अगर मैं 30 से इसको 12 पर काटूँ, 12 से 12 पर, तो एक स्टेप का आंसर है। अगर आप ठीक ठाक कहानी समझ जाओ तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप का आंसर है। ठीक है, और स्टूडेंट इसे नॉर्मली समझ नहीं पाते हैं, मुश्किल नहीं है क्योंकि अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको विजुलाइज करके बताऊंगा भी। ठीक है, ये यहाँ पर ये बटन दिख रहा है, वीडियो प्ले करके दिखाई जाएगी, आपको टेंशन ना लो। तो कैसे एक सर्कुलर सेक्टर से कैसे हम एक कोन बना सकते हैं, फोल्डेड टू मेक ए कोन, ए सर्कुलर सेक्टर इज फोल्डेड टू मेक ए कोन। तो इसे ध्यान से समझ लेना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस आपको एक बार विजुलाइज करनी है, उसके बाद मैं इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करूँगा। ये चीज़ें आप डायरेक्टली यूज़ करने के एबल होने चाहिए।
तो बिना कोई डायग्राम बनाए डायरेक्ट, सिर्फ यही नहीं, इसके जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं उनका भी हम डायरेक्ट 1 या 2 स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर अपने पास ये क्या है, ये एक सेक्टर है, और यहाँ पर इसका एंगल मान लो 144 है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, मान लो 144 डिग्री है। तो मैं आपको इस सेक्टर से कोण बनाकर दिखाऊंगा। एक कोण के अंदर दो हिस्से होते हैं, अगर आप कोण को काट कर खोलोगे, एक तो होता है जी उसका बेस, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है, अब की बार और अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, एक तो होता है कोण का बेस, तो कोण का बेस होता है जी सर्कुलर, यहाँ से तो कट कर बाहर सर्कल निकलेगा। जब ये ऊपर ये जो जोकर की टोपी होती है उस टाइप की जो शेप है, उसे अगर आप कैंची से काटोगे तो इस तरह की शेप खुल कर आएगी। ठीक है, तो कहाँ से क्या चीज़ बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि आपने देखना क्या है। आपने ये देखना है कि इस सेक्टर से कोण कैसे बनता है, इस सेक्टर की कौन सी जगह कोण में कौन सी जगह पर यूज होगी। ठीक है, इस त्रिज्या खंड की कौन सी जगह शंकु के अंदर कौन सी जगह पर यूज होगी। जैसे इस सेक्टर का ये क्या है, इस सेक्टर का ये रेडियस है, तो आपने सिर्फ ये देखना कि जो सेक्टर का रेडियस है भाई साहब, ये कोण के अंदर जाकर क्या बनाएगा, और इस सेक्टर का ये जो सरकमफ्रेंस है, दो ही तरह की तो चीजें हैं ना, सेक्टर के अंदर दो ही चीजें हैं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो रेडियस होगी, और ये क्या हो गया, ये हो गया जी इसका क्या बोलते हैं, कर्ड्स, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस वहां पर जाकर क्या बनाएगा, और इसका जो रेडियस है वहां पर जाकर क्या बनाएगा। क्लियर है, देखेंगे, चलिए करते हैं स्टार्ट काम। देखो थोड़ा सा और अच्छा व्यू मैं आपको देने के लिए इसको टिल्ट कर दिया है। अब यहाँ से कौन बनना स्टार्ट होएगा इस सेक्टर से, देखिएगा जरा, ये देखिएगा कौन सी चीज कहाँ पर यूज हो रही है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो सेक्टर था, ऐसे सेक्टर था, उससे कौन बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सेक्टर का रेडियस है, ये यहाँ पर आकर क्या बना है, जो यहाँ पर सेक्टर था जब वो घूमा तो उसका जो रेडियस है वो आकर क्या बना है, दिख रहा है, वो आकर क्या बना है, वो बना है इस कोण के, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन अगर कोण पूरा बन जाएगा तो ये वाली लाइन क्या बना लेगी, देखो जरा क्या बना लेगी ये वाली लाइन, क्या बना ली उस वाली लाइन ने, क्या बना लिया, ये जो रेडियस है, तो ये यूज हो गया यहाँ पर स्लांट हाइट पर। ठीक है, वो दोनों यहाँ पर मिली हैं, जो सेक्टर के वो हिस्से हैं। तो जो रेडियस है, ये मैंने एच गलत लिख दिया, माई मिस्टेक, ये आएगा जी एल। ठीक है, तो जो रेडियस है सेक्टर का, जब आप उससे कोण बनाते हो, सेक्टर का ये वाला एंगल कितना भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सेमी सर्कल से ही कोण बनता है, कुछ स्टूडेंट को लगता है 90 डिग्री वाले से ही कोण बनता है। यहाँ पर कुछ भी एंगल हो कोण बन जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस पूरा सर्कल ना हो, पूरा सर्कल तो फिर फ्लैट हो जाएगा ना, कोण बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो रेडियस है सेक्टर का, वो यहाँ पर एज ए स्लांट हाइट यूज हुआ है, और जो सरकमफ्रेंस है वो कैसे यूज हुआ है, सरकमफ्रेंस है वो कैसे यूज हुआ है वो भी एक बार देख लेते हैं जी। देखो इसको खोलते हैं, देखो बताओ अब, ये जो सरकमफ्रेंस है सेक्टर का, ये ये यहाँ पर इस कोन के जो नीचे जो सर्कल बना था, उस सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस बना है, यानी कि सेक्टर का जो सरकमफ्रेंस है उसने ऐसे आपस में ज्वाइन होने के बाद, जब कोन बनाने के बाद पूरा सर्कल बना लिया। ठीक है, पूरा सर्कल बना लिया, इस कर्ड लाइन ने पूरा सर्कल बना दिया जब इसने कोन बनाया तब। ठीक है, तो एक बार इस एनिमेशन को थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको दिखा दूं, यानी कि थोड़ा सा और पूरा होने दें, और उसके बाद हम अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, एक बार और देख लो जरा इसे। ओए, गलती से मेरे से दब गया थे, एक बार इसको देख लो फिर इसको बंद कर देंगे।
इन चीज़ों को अब आपके दिमाग में होनी चाहिए, अच्छी से दिखा दी, ये नहीं कि मैं बाद में फिर बताता रहूँ ऐसे। ठीक है, जो रेडियस है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, रेडियस यूज़ हो रहा है स्लांट हाइट के ऊपर। जो सरकमफ्रेंस है सेक्टर का वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो जो पूरा सर्कल बनेगा उसके सरकमफ्रेंस पर। यानी कि जो सरकमफ्रेंस का टुकड़ा है बेचारा छोटा सा, उसको वहाँ पर पूरा सर्कल बनाना पड़ रहा है। जो छोटा सा टुकड़ा है जो सिर्फ 144 डिग्री के सामने जो सरकमफ्रेंस है उसको पूरा सर्कल बनाना पड़ रहा है। रेडियस कहाँ पर यूज़ हो रहा है, रेडियस यूज़ हो रहा है जी स्लांट हाइट पर। ठीक है, इसके बाद आगे मैं आपको बार बार ये चीज़ें मतलब डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधी एज ए फैक्ट बोल दूंगा, सीधी बात है। ठीक है, इतनी डिटेल में बताने के बाद तो चलिए जी अब करते हैं। तो सुनो अब ध्यान से, ये सेक्टर है, यहाँ पर 144 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसी सेक्टर से कौन बना है, ये कैसे बना है ये आपने देख लिया, अभी भी नहीं समझ में आया तो बैक जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर का जो रेडियस है, यानी कि इसका रेडियस क्या है, उसने क्या बताया है, इसका रेडियस है जी 30। ये जो 30 है, ये लेंथ वहाँ पर जाकर क्या बनेगी, अगर ये O है ये A है तो ये O है ये A है, ये बनेगी जी 30। वहाँ पर स्लांट हाइट मैंने आपको बताया है, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये जो कर्व है ये कर्व, ये जाकर वहाँ पर पूरा सर्कल बना देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस कर्व की लेंथ निकाल सकते हो, AB की लेंथ निकाल सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एक सर्कल का कुछ हिस्सा है, कितना हिस्सा है आप बोलोगे जी सेंट्रल एंगल से पता लग जाएगा। कंप्लीट सर्कल के अंदर एंगल 360 डिग्री होता है, इसके अंदर 144 डिग्री है, तो एक सर्कल का इतना पोर्शन है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होएगा वो सर 2 पाई इंटू जो रेडियस है 30 उतना होएगा। और इसी ने वहाँ पर जाकर ये पूरा सर्कल बनाया है, तो सर ये इक्वल हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ का रेडियस कैपिटल R मान लिया और वो निकालना है, तो यहाँ पर ये जो सरकमफ्रेंस है वो वहाँ पर पूरे सरकमफ्रेंस, यहाँ पर ये जो सरकमफ्रेंस है इतने वहाँ पर जाकर पूरा सर्कल बना है, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और सबसे पहले मैंने आपको यही लिख कर दिखाया था आंसर। तो R इज इक्वल टू 144/360 इंटू 30। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है। अभी भी आपको ये याद नहीं हुआ होगा, मैं थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अब हम प्रैक्टिकली इसको विजुलाइज करेंगे। कि मेरे को एक बात बताओ, अपने पास एक सर्कल था, उसका सिर्फ और सिर्फ 144 डिग्री मैंने उठाया, ये वाला हिस्सा, और इससे मैंने पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब काम की बात आती है कि अगर मैंने इस सर्कल के पूरे सर्कल को उठाया होता, मान लो मैंने तार से ये सर्कल बना रखा है, अगर मैंने पूरे सर्कमफ्रेंस को उठाया होता पूरे को, और फिर मैं दूसरा सर्कल बनाता पूरा, तो इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल के रेडियस में क्या फर्क होता। अगर मैं पूरे सर्कमफ्रेंस को उठाता तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम साइज का सर्कल बनता। तो आप बोलोगे सर कंप्लीट को उठाते तो कंप्लीट सर्कल बनता, यहाँ पर जो रेडियस है यहाँ पर भी वही रेडियस होता। लेकिन एक्चुअल में कोण में तो ऐसा नहीं होगा, कोण में यहाँ पर 150 डिग्री एंगल होगा, 160 होगा, 120 होगा, 144 होगा, 90 होगा। तो डायरेक्टली हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हम कोण का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं इसके रेडियस से। तो मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस उठाओगे और उससे पूरा सर्कल बना दोगे, तो ये बताओ पूरे सर्कल के कंपैरिजन में आपने कितने हिस्से का सरकमफ्रेंस बनाया। आप बताओगे जी आधे का, तो आपने आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस उठाया आधे का, और उससे पूरी चीज बनाई, आपने आधे से ही पूरी चीज बना दी। इसका जो रेडियस है ना जी, वो इससे हाफ होएगा। यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस अगर 2r होएगा, तो यहाँ पर सर्कल का रेडियस r होएगा। आधे से अगर पूरा बना दिया, अभी भी हो सकता है समझ में ना आया हो, अभी बताता हूँ। आपके दिमाग को मैं अच्छे से हर एक डायरेक्शन में ये चाहता हूँ कि सोचे, अगर अभी भी समझ में आ गया तो भी देखते रहो, हर एक तरीके से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हो सकता है आपको ये बातें बिल्कुल बेसिक लगती हों, अरे सर इतना डीप में जा रहे हो, ज़रूरत है तभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ध्यान से सुनिए अभी फिर से, कि मान लो मैंने ये जो सर्कल है
इसका ये जो है सिर्फ और सिर्फ 1/6 सरकमफ्रेंस उठाया, मान लो सिर्फ छठे हिस्से का सरकमफ्रेंस उठाया, और वहां पर मैंने पूरा सर्कल बना दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस और उस सर्कल के सरकमफ्रेंस का क्या रेशियो है? आप बोलोगे सर यहां से सिर्फ और सिर्फ छठे हिस्से का उठाया था, उससे पूरा सरकमफ्रेंस बना दिया, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है ना पूरा जितना भी है उसका 1/6 है ये ना, इसका 1/6 उठाकर ही तो यहां पर मैंने रखा है, इसके 1/6 से ही तो मैंने पूरा सर्कल बनाया है। तो आप बोलोगे सर अगर आपने 1/6 हिस्से से ये पूरा बना दिया तो इसके सरकमफ्रेंस का ये 1/6 है, तो सरकमफ्रेंस का क्या रेशियो है? इसका सरकमफ्रेंस 1/6 है, और सरकमफ्रेंस 1 डायमेंशन में होता है या 2 डायमेंशन में? आप बोलोगे जी 1 डायमेंशन में होता है सरकमफ्रेंस, एरिया 2 डायमेंशन में होता है, तो रेडियस भी 1 डायमेंशन में है, सरकमफ्रेंस भी 1 डायमेंशन में है, तो सरकमफ्रेंस का जो रेशियो होता है वही तो रेडियस का रेशियो होता है। अगर इसका सरकमफ्रेंस इसके सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में सरकमफ्रेंस 1/6 है तो रेडियस भी 1/6 होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखा करो कि सरकमफ्रेंस कितना उठाया गया, वो किससे पता चलेगा? वो इस एंगल से पता चल जाएगा। पूरा एंगल 360 है, लिया 144 है, तो सरकमफ्रेंस का इतना पोर्शन उठाया गया। तो दूसरा जो कंप्लीट सर्कल बना है, इस आर्क के सरकमफ्रेंस से यहां बेस पर ये जो कंप्लीट सर्कल बना है, आर्क से इस थोड़े सरकमफ्रेंस से कंप्लीट सर्कल बना है। अगर इस बड़े सर्कल का और इस छोटे सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो रेशियो वही रेडियस का रेशियो होता है। ठीक है, यहां पर सरकमफ्रेंस अगर 1/6 उठाया गया है, इस पूरे का सरकमफ्रेंस 1/6 है, तो इस पूरे का रेडियस भी इसके कंपैरिजन में 1/6 होगा। तो सिर्फ देखो सरकमफ्रेंस का कितना पोर्शन उठाया, रेडियस उतने ही गुणा होगा। सरकमफ्रेंस का कितना पोर्शन उठाया गया? 144/360, तो इसका रेडियस उतना ही होएगा। इसका रेडियस अगर भाई 30 है तो उसका रेडियस, सरकमफ्रेंस कितना उठाया गया? 144/360, तो उसका रेडियस इतना ही होएगा, 30 के कंपैरिजन में इतना ही होएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, उसने ये बताया 144 डिग्री के सेक्टर से एक कोण बनाया और यहाँ पर 30 इसका रेडियस है, तो इसका रेडियस बताइए। तो मुझे एक बात पता है कि इस पूरे इस सरकमफ्रेंस से वो पूरा सर्कल बनेगा, तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल के कंपैरिजन में कितना उठा रखा है? 144/360, इतना ही उसका रेडियस होएगा इसके रेडियस के कंपैरिजन में, 30 के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये चीज़ अगर अभी समझ आई तो भी बढ़िया है, नहीं समझ आई तो मैंने बहुत डिटेल में बताई है, खुद थोड़ा सा सोचने की आपको ज़रूरत है, और अगर समझ आ गई तो भी थोड़ा सा सोच लो ताकि और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, और आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में CDS 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हम जिसको 5 सेकंड में ढेर कर सकते हैं एग्जाम में आते ही। आगे बढ़ूँ, ये बताइए जी, इस सेमी सर्कुलर थिन शीट ऑफ ए मेटल ऑफ डायमीटर, सेमी सर्कुलर शीट है, मैंने क्या बताया था कि भैया सेंट्रल एंगल जितना उठाओगे, आधा उठाओगे, 1/3 उठाओगे, 1/6 उठाओगे, अगर सेक्टर से आपने कोण बनाया तो इसके रेडियस के कंपैरिजन में उसका रेडियस उतना ही हो जाएगा, उतना ही फ्रैक्शन होएगा जितना यहाँ पर टोटल सर्कल के कंपैरिजन में आप जितने फ्रैक्शन ये सेक्टर उठाया होएगा, आधा, 1/4, 1/6 जितना भी। तो हमने एक सेमी सर्कुलर शीट से क्या किया गया है, एक कोण बनाया है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी थी उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ए सेमी सर्कुलर थिन शीट ऑफ ए मेटल ऑफ डायमीटर 28, अगर पूरा डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 होएगा, और यहाँ का जो रेडियस है वो यहाँ पर स्लांट हाइट बन जाता है, हमें पता है जी हाँ। बेंट एंड एन ओपन कोनिकल कप इज मेड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कप, इस कप की कैपेसिटी कितनी है? तो इस कप का रेडियस भी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ के रेडियस के कंपैरिजन में यहाँ का रेडियस कितना होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। यहाँ पर जो हमने सेक्टर उठाया है वो पूरे सर्कल के कंपैरिजन में कितना उठाया है जी? 180 डिग्री। हम हाफ सर्कल के सरकमफ्रेंस से वहाँ पर पूरा सर्कल बना रहे हैं, तो यहाँ के रेडियस के कंपैरिजन में वहाँ का रेडियस हाफ है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हाफ यानी कि 7, तो यहाँ का रेडियस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 7 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गए 3,
दिस विल बी 7/√3। जी हाँ। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कप, तो आप इजीली बता दोगे 1/3 पाई, इन्होंने खत्म कर रखा है, पाई r² यानी कि 7 × 7 × h यानी कि 7/√3। 7 से 7 गया, √3 ऊपर ही है, ठीक है। तो 7 7 49 दूनी 98, 8 9 8 17, 9 1 10, √3/3 ऐसा कुछ है। ये रहा ऑप्शन डी, TDS का क्वेश्चन है। क्लियर है जी, समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए। और इसी तरीके से जल्दी से आपको एग्जाम में करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है, सेक्टर 2 कोन के कंसेप्ट को अच्छे से समझा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। ये CGL का क्वेश्चन है, ऑफ रेडियस 10, ए सेक्टर ऑफ एरिया 40% इज रिमूव्ड। 40% एरिया का सेक्टर रिमूव कर दिया गया। मान लो ये एंटर है, दिस इज 40%, दिस इज 60%, ठीक है जी। 40% इज रिमूव्ड इफ द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू मेक ए कोनिकल सरफेस। तो 40% को रिमूव किया गया है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसे यूज किया गया है, यानी कि इस पार्ट को यूज किया गया है। जब आपके सामने कोई कलर कर रहा हो और वो थोड़ा सा बिगाड़ दे, मान लो बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर ले जाए, ऐसा लगता होगा, अरे थोड़ा सा दर्द होता होगा। थोड़ा सा ध्यान से करना, इसे बाउंड्री से बाहर ले गया, ठीक है। तो हमने किया क्या है, एग्जामिनर ने जो 40 एक सर्कल में से 40% का सेक्टर जो है वो फेंक दिया और बाकी के 60% से जो मैंने शेड किया है उससे उसने कौन बना लिया। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर रेडियस कितना है, यहाँ पर रेडियस 10 यूनिट है, 10 सेंटीमीटर है। इफ़ द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू मेक ए कॉनिकल सरफेस देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। तो बहुत ही जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हाँ जी, देखो जरा ध्यान से, वहाँ का रेडियस कितना होएगा, यहाँ का रेडियस, एक तो सबसे पहले यहाँ का रेडियस वहाँ की स्लांट हाइट होता है, तो वो हो गया जी 10। हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने दिमाग में विजुलाइजेशन हो रही है। यहाँ से कौन बनाएंगे तो इनको मिलाएंगे, स्लांट हाइट बनेगी। रटवाया नहीं है मैंने आपको, दिमाग में वो वीडियो प्ले होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो दिखाए बिना प्ले होनी चाहिए वैसे तो, हैं इतने ग्रे सेल्स होने चाहिए यहाँ पर, बट नहीं हो रही, वीडियो दिखाने के बाद भी प्ले हो रही है तो एनफ है, ठीक है। तो और मैंने क्या बताया था कि आप पूरे सर्कल के कंपैरिजन में जितना भी हिस्सा यूज करोगे सर्कल का कोन बनाने के लिए, 1/4, 1/6, 1/5, आपने सर्कल का जितना भी हिस्सा यूज करके वहां पर कोन बनाया है, यहाँ के रेडियस के कंपैरिजन में वहां का रेडियस उतना ही हो जाएगा। आपने सर्कल का 60% यूज किया है ना, तो वहां का रेडियस यहाँ के कंपैरिजन में 60% होएगा। 10 का 60% 6, सीधा सीधा। हमें कोई 2πr कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंसेप्ट मैंने आपको सीधा सीधा विजुलाइज करवाया है। तो ये 6 है तो ये 8 होएगा, 6 8 10 ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब उसने पूछा क्या, देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। पिछले से पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ मैं ये अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो फिर देखो, फिर सोचो उसके बारे में। तो रेशियो होएगा 3:4, रेडियस और हाइट का पूछा ना, पहले रेडियस फिर हाइट, तो 3:4, दैट इज ऑप्शन ए। और ये CGL 2012 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। A semicircular plate is rolled up to form a conical surface, ठीक है। The angle between the generator and the axis of the cone, ये मैंने लिया है इसकी लैंग्वेज के कारण कि जनरेटर क्या है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसी बहाने मैं बता दूंगा क्योंकि CDS का क्वेश्चन है 2018 का, SSC में भी पूछ सकता है, रेलवे वगैरह। एक आधी बार ऐसी टर्म जो पहले उसने यूज़ नहीं की वो यूज़ कर लेता है। तो यहाँ से हमने कौन बनाया और जनरेटर होता है जी ये जो स्लांट हाइट है इसको आप जनरेटर बोल सकते हो। और जो कोन का एक्सिस होता है वो क्या होता है, कोन का एक्सिस होएगा इसके वर्टेक्स से लेकर सेंटर से पास होने वाली लाइन, एक्सिस यानी कि इसके सेंटर की धुरी, एक्सिस है ये। और जो स्लांट हाइट है वो है जनरेटर, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में एंगल बताना है, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल बताना है, पूरे एंगल का हाफ बताना है। तो चलिए बताने की कोशिश करिए जी।
तो सेमी सर्कुलर प्लेट है, ठीक है जी, और कुछ नहीं बताया है। तो इसका जो रेडियस है वो मैंने मान लिया है जी 2r, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पर सेमी सर्कुलर है, यानी कि मैंने पूरे सर्कल का आधा सर्कल यूज़ किया। अगर आधा यूज़ किया है तो यहाँ के रेडियस के कंपैरिजन में वहाँ का रेडियस, हम जितना भी पोर्शन यूज़ करते हैं वहाँ का रेडियस उतना ही हो जाता है। आधा पोर्शन यूज़ किया तो वहाँ का रेडियस आधा हो जाएगा यहाँ के कंपैरिजन में, यानी कि 2r की जगह यहाँ पर r हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के 2r लिया। और यहाँ का जो रेडियस होता है वो वहाँ पर जाकर स्लांट हाइट बनता है, तो यहाँ पर ये जो स्लांट हाइट है दिस विल बी 2r। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने अगर 2r है, 90 के सामने डबल है किसी दूसरी साइड से, तो ये तो हमेशा 30 60 90 के ट्रायंगल में ही पॉसिबल है कि 30 के सामने जो लेंथ हो 90 के सामने उससे डबल होती है। तो 30 60 90 का ट्रायंगल है, और यानी कि ये वाला एंगल 30 है, ठीक है। जनरेटर और एक्सिस के बीच में एंगल 30 है, ना कि 60। 60 तो पूरा एंगल है। ये जनरेटर है, जनरेटर मतलब कि OA, और ये एक्सिस है यानी कि OB। एंगल इज 30, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है जी। क्लियर है? CDS 2018 क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये बताइए जी, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, बट उसके लिए मुझे क्वेश्चन पसंद नहीं है। कैलकुलेशन तो मैंने रिड्यूस करने की कोशिश की है। √15 की वैल्यू भी मैंने आपको खुद लिख कर दे दी है कि आपको ना निकालनी पड़े, है, बट आइडिया कन्वे करना चाहता हूँ मैं इसके थ्रू। A piece of paper is in the form of a right angle triangle in which the ratio of the base and perpendicular is 3:4 and hypotenuse is 25. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 3:4 है, और राइट एंगल ट्रायंगल बता रखी है, ये री राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज 25 बता रखा है, 5 का 5 गुना, तो 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, ये होएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन जो हम बना सकते हैं बाई टेकिंग राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ द पेपर एज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे एक बार घुमा देते हैं। इसका मतलब ये है, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि इसको अगर मैं एज ए कोन का वर्टेक्स यूज करना चाहूँ, कोन बनाना चाहता हूँ मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से, बड़े से बड़ा कोन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं एज ए वर्टेक्स, तो कोन का वर्टेक्स कौन सा होता है? कोन का वर्टेक्स होता है जी ये। तो इस ट्रायंगल के इस पोर्शन को, इस पॉइंट को एज ए वर्टेक्स यूज करना चाहता हूँ, तो बड़े से बड़ा कोन कैसे बनेगा? तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कोन हमेशा बनता है, ट्रायंगल से कोन नहीं बनता कभी। ट्रायंगल को मोड़ कर कोन बन गया। ट्रायंगल को रोटेट करने से ज़रूर कोन बन जाता है। कि मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर मैं अपना पेन चिपका दूँ ये, और फिर इसको ऐसे घुमाऊँ फिरकी की तरह, तो ये घूमेगा ऐसे, ट्रायंगल है, तो एक कोन बन जाएगा। ट्रायंगल को रोटेट करने से ज़रूर कोन बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये उन क्वेश्चंस में से नहीं है। रोटेट थोड़ी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो कोन हमेशा बनता है एक सेक्टर से, तो मैंने आपको हिंट दे दी, कोन हमेशा किससे बनता है? एक सेक्टर से, एक त्रिज्या खंड से। तो बड़े से बड़ा कोन बनाना है तो यहाँ पर बड़े से बड़ा सेक्टर चाहिए। वर्टेक्स यहाँ पर है, यानी कि इसको लेकर कोई ना कोई सेक्टर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बड़े से बड़ा सेक्टर आप कैसा बना सकते हो? तो देखो दोस्त, बड़े से बड़ा अगर आपने सेक्टर बनाना है यहाँ पर, तो कुछ ऐसे ये सेक्टर बनेगा, कुछ ऐसे। ये फील हो रहा है? बहुत ही गंदा बना है ये हमारी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही गंदा बना है, अपने अंदर के विकासों को जगाते हुए। ये कुछ बना। एक और ट्राई लास्ट। ठीक ठाक ही बन गया, ठीक है, ठीक ठाक बन गया। तो ऐसे बनेगा बड़े से बड़ा। अगर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे एक क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बनाने को तो आप ऐसे ही बना सकते हो,
क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही होता है जिसके यहाँ पर 90 डिग्री हो। तो क्वाड्रेंट बनाने को आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन हमें बड़े से बड़ा क्वाड्रेंट बनाना है, तो ये क्वाड्रेंट तो बनने से रहा क्योंकि ट्रायंगल से बाहर चला जाएगा, तो वही क्वाड्रेंट बनेगा जो यहाँ पर इसको टच करता हो, यहाँ पर इसको टच करता हो। तो सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, जी हाँ सेंटर यहाँ पर है, तो कैसा क्वाड्रेंट बनेगा? क्वाड्रेंट बनेगा, ये जो क्वाड्रेंट बनेगा इसका रेडियस, क्वाड्रेंट बनाने को हम ये भी बना सकते हैं, उसका रेडियस होएगा जी इतना, क्वाड्रेंट बनाने को ये ही बना सकते हैं, उसका रेडियस होएगा जी इतना, लेकिन मैक्सिमम क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ तक, तो उसका रेडियस क्या होएगा? उसका रेडियस होएगा जी ये, ठीक है। और ये इसको 90 डिग्री पर टच करेगा, बिकॉज ये जो लाइन होएगी बी सी वो इस क्वाड्रेंट के टेंजेंशियल होएगी, वो इसके ऊपर टेंजेंट होएगी, तो 90 डिग्री पर ऐसे टच करेगा। क्लियर है? तो ये बना है जी अपना तो हमने यहाँ से एक सेक्टर काटा है इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। मेन जो चीज़ थी वो यही थी, ये आइडिया। इसके बाद कैलकुलेशन में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको ये आइडिया कन्वे करना चाह रहा था, और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि पॉज करके आप कैलकुलेट करो, मैं फिर बाद में कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। क्लियर है? तो इससे हम ये कौन बनाने वाले हैं, इसका जो रेडियस है वो यूज़ होएगा इस कोन के अंदर, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो यूज़ होएगा इस कोन के अंदर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होएगा? ए से लेकर इस पॉइंट तक होएगा, ठीक है, या फिर ए से लेकर इस पॉइंट तक होएगा। अगर मैं इसको डी बोल दूँ तो ए डी इसका रेडियस होएगा, या फिर इस पॉइंट को एक्स बोल दे तो ए एक्स इसका रेडियस होएगा, ठीक है। तो करें, ये कौन सी फिगर है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो इस फिगर के अंदर तो आप बहुत कुछ बता सकते हो, ठीक है। एडी की लंबाई क्या होगी? ये सिमिलरिटी वाला केस हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर, तो यानी कि एडी की जो लंबाई है दैट विल बी 20 × 15/25। ऐसा क्यों होता है ये अब तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। और ये तो सीधा सीधा 12 में पता भी होता है, तो यहाँ का रेडियस जो है दैट विल बी 12। क्लियर है? तो अपने पास एक सेक्टर है 90 डिग्री वाला जिससे मैंने कोण बनाया है, ठीक है। उस सेक्टर का जो रेडियस है दैट इज 12, तो यहाँ पर वो क्या बनेगा? यहाँ पर वहाँ का जो रेडियस है वो यहाँ पर एज ए स्लांट हाइट यूज होता है, तो 12 होएगा, ठीक है, ओके। और सर्कल का कितना हिस्सा यूज़ किया है? सर्कल का 1/4 हिस्सा यूज़ किया है। तो अगर आप सर्कल का जितना भी हिस्सा यूज़ करते हो उतना ही फ्रैक्शन यहाँ पर जाते जाते रेडियस हो जाता है। इसका रेडियस 12 है, ठीक है, सर्कल का 1/4 हिस्सा यूज़ किया है, तो इसका रेडियस 12 का 1/4 यानी कि 3 होएगा। तो हाइट आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी जी, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 3√15। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया है। कोण के बारे में क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, अब तो आप बता ही दोगे, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम होएगा 1/3 पाई r² रेडियस यानी कि 3 × h = 3√15, दैट्स इट। √15 इज 3.8, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेट हमने बताना है, 3 से 3 गया, उसके बाद कुछ भी कहीं पर है नहीं कैलकुलेट करने को, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, काले रंग से ही करते हैं, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, हाँ जी। तो 18 से मैं उसको कर लूँ, फिर 11 से कर लूँगा, 18 × 8 = 44, 18 × 8 = 144, 14, 18 × 3 = 54 और 14 68, ये हो जाएगा इतना। एक के बाद पॉइंट है ही, मैं कर क्या रहा हूँ, 3 × 3 = 9, यहाँ से मैंने 2 उठाया, 9 दूनी 18 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर 11 बच गया, 11 से उसको मैं कर दूंगा 4, 8 और 4 12, 8 और 4 14 और 15, 6 और 1 7 बटे में 7, एक के बाद पॉइंट तो है जी, हाँ जी। तो अब 7 × 7 नहीं गया, 0, 7 × 7 = 49, 3 7 5 35, लगभग 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 107.5, वैसे 107.4 समथिंग ऐसे होएगा, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, अपने दिमाग को चलने दिया करो।